दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बनी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म थीरन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। थीरन बेसिकली एक तमिल फिल्म थी जिसको 17 नवंबर सन 2017 को दिवाली के टाइम पर रिलीज किया गया था। फिल्म थीरन को इंडिया में हुए रियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बनी कुछ वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म बेस्ड थी सन 1995 से लेकर सन 2006 के बीच में हुए ऑपरेशन बाबरिया के रियल इंसिडेंट्स के ऊपर। अगर आपको ऑपरेशन बाबरिया के बारे में पता नहीं है तो पहले हम इससे जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स की बात करेंगे। 90 के दशक के आखिरी में और सन 2000 के स्टार्टिंग ईयर्स में सन 1995 से लेकर सन 2006 के बीच में तमिलनाडु पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे केस आए जिसमें नेशनल हाईवे के पास में एकांत में बने बहुत सारे घरों के अंदर बहुत ही बर्बर तरीके से मर्डर, डकैती और रॉबरी की घटनाएं सामने आईं। और उस टाइम पर तमिलनाडु पुलिस इस केस के बारे में अपने लेवल पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन पुलिस के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पर कुछ बड़े लेवल पर नहीं थी। लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में ये घटनाएं और तेजी से बढ़ने लगीं और तमिलनाडु पुलिस के पास लगभग 23 से 24 इस टाइप के केस आ गए। और सेम ऐसी ही डकैती, रॉबरी और मर्डर पर बेस्ड आंध्र प्रदेश में भी 6 से 7 केस आए और कुछ ऐसे ही केस दिल्ली के आसपास के एरिया में, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में भी सामने आने लगे। लेकिन इस टाइप की सबसे ज्यादा घटनाएं तमिलनाडु में ही हो रही थीं। और तमिलनाडु में ये सन 2005 की बात है जब एक AIADMK के विधायक सुदर्शनम की काफी बर्बर तरीके से इन डकैतों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और घर से सोने, चांदी और पैसे सब लूट कर ले गए। और ठीक ऐसे ही सालेम डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस कमेटी के एक प्रेसिडेंट और कुछ और लोगों की भी हत्या की गई थी। और इन सारी घटनाओं से उस टाइम पर तमिलनाडु पुलिस एकदम सख्ती में आ गई और उस टाइम पर तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने जनवरी सन 2005 में तमिलनाडु पुलिस को इस पूरे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दिया। और इसके बाद तमिलनाडु पुलिस बड़ी सख्ती से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गई और इस केस का इंचार्ज बनाया गया वहां के नॉर्थ जोनल के IG सांगाराम जांगिड़ को। लेकिन उनके पास इन सारी डकैती की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ खास सबूत नहीं थे। उनके पास कुछ डकैतों के फिंगरप्रिंट मिले थे, एक का जूता मिला था और कुछ कारतूस मिले थे। और बस इन्हीं चीजों के बेस पर सांगाराम जांगिड़ ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू की और वो देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में इन सारे फिंगरप्रिंट्स को लेकर मैच करने में लग गए कि शायद इन फिंगरप्रिंट्स से कहीं पर कुछ सुराग हाथ लग जाए। और बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली आगरा की एक जेल में ये फिंगरप्रिंट मैच हो गए। और इसके बेस पर आगे चलकर उनके पूरे गिरोह का पता चल गया कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं और ये सब क्यों करते हैं। ये बेसिकली सारे के सारे लोग बाबरिया समुदाय के लोग थे जिनका वैसे तो रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ गांवों से अपने इस गिरोह को चलाते थे। और ये सारे बाबरिया ग्रुप के लोग नॉर्थ के राज्यों से साउथ के राज्यों तक ट्रकों में सामान डिलीवर करने के लिए जाते थे। और सामान डिलीवर करने के बाद आते टाइम पर हाईवे के पास में ही एकांत में बने किसी घर के अंदर इस टाइप की डकैती और मर्डर्स को अंजाम देते थे। उनके गिरोह के जब्त हुए कुछ ट्रकों के अंदर भी हथियार छुपाने की ऐसी ऐसी जगह देखकर तमिलनाडु पुलिस भी हैरान हो गई थी। डीजल के नकली टैंक के अंदर और अपने ट्रकों में झंडे लगाने के लिए लगे कुछ नुकीले हथियारों से वो लोगों के ऊपर हमला करते थे। इस समुदाय के लूटपाट करने के तरीके भी कुछ जगह पर काफी अलग थे। बहुत सारी जगहों पर ये कच्चा बनियान गिरोह के नाम से भी जाने जाते थे और इन घटनाओं को अंजाम देते थे। और इस तरह से सांगाराम जांगिड़ और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इनमें से बहुत सारे डकैतों का इनकाउंटर किया था और इनमें से कुछ डकैतों को जिंदा पकड़ने के बाद कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। और इस केस के लिए सांगाराम जांगिड़ को बाद में प्रेसिडेंट की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। और सांगाराम जांगिड़ सन 2019 में ही DIG पद से अभी रिटायर हुए हैं। तो ये तो बात हुई बाबरिया ऑपरेशन से जुड़े रियल फैक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसी ऑपरेशन के ऊपर बनी फिल्म थीरन की, जिसको डायरेक्ट किया था H विनोद ने। और ये फिल्म उनकी बतौर डायरेक्टर और राइटर दूसरी फिल्म थी। इसके पहले वो सन 2014 में सथुरंगा वेट्टई नाम की एक थ्रिलर फिल्म को बना चुके थे जो कि उस टाइम पर काफी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे कार्थी, रकुलप्रीत सिंह, अभिमन्यु सिंह, बॉस वेंकट, अभिरामी, किशोर कदम, रोहित पाठक, सुरेंद्र ठाकुर, प्रयासमान और जलील खान। फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट भी H विनोद ने लिखी थी और फिल्म को प्रोड्यूस किया था SR प्रकाश बाबू और उनके भाई SR प्रभु ने। और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था घिबरन ने और फिल्म का म्यूजिक और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। और घिबरन ने ही आगे चलकर सन 2018 में ब्लॉकबस्टर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म राक्षसन के लिए भी अपना म्यूजिक दिया था। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 25 करोड़ रुपए और फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था लगभग 57 करोड़ रुपए और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और ये फिल्म सन 2017 में बॉक्स ऑफिस पर तमिल फिल्मों की रेस में 8वें नंबर पर थी।
2017 में तमिल में पहले नंबर पर फिल्म थी बाहुबली 2, दूसरे नंबर पर थी मार्शल, तीसरे नंबर पर थी विवेगम, चौथे नंबर पर थी स्पाइडर, पांचवें नंबर पर थी सिंघम 3, छठवें पर थी भैरव, सातवें पर थी वलाइकरन और आठवें नंबर पर थी थीरन। और इस फिल्म को 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली सबसे पहले तो फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद का फिल्म थीरन को बनाने का कोई प्लान नहीं था, और वो सन 2014 में ही अपनी पहली फिल्म साथुरंगा वेट्टई को मिले अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए इसी फिल्म का सीक्वल कार्तिक के ही बड़े भाई सूर्या या अजीत कुमार के साथ बनाने वाले थे। लेकिन उस टाइम पर सूर्या और अजीत कुमार दोनों ही अपनी दूसरी फिल्मों की स्क्रिप्ट में काफी बिजी थे। इस वजह से वो उस टाइम पर एच विनोद की इस सीक्वल फिल्म से नहीं जुड़ पा रहे थे और एच विनोद ने उस टाइम पर यह आइडिया कैंसिल कर दिया था। हालांकि आगे चलकर सन 2019 में अजीत कुमार ने एच विनोद के साथ में बॉलीवुड फिल्म पिंक के रीमेक नेरकोंडा पारवई में एक साथ काम किया था। और बाबरिया ऑपरेशन के ऊपर फिल्म थीरन बनाने का आइडिया उनके दिमाग में कहां से आया था, इसके बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। एच विनोद ने बताया कि उन्होंने अपने एक खाने के पार्सल में एक न्यूज़पेपर लिपड़ा हुआ देखा, जिस न्यूज़पेपर के अंदर इसी बाबरिया केस के बारे में एक पूरा का पूरा आर्टिकल छपा हुआ था। और बस यही आर्टिकल देखने के बाद एच विनोद के दिमाग में एकदम पुरानी बात आ गई। एक्चुअली इस केस के बारे में एच विनोद ने पहले भी कई बार सुना हुआ था और उन्हें इस टाइप की थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन स्टोरी काफ़ी पसंद थी और वो इसके ऊपर एक बार फिल्म बनाने का भी प्लान कर चुके थे। लेकिन उस टाइम पर उनका ये आइडिया किसी कारण से डिले हो गया था और बाद में अब इस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ने के बाद एच विनोद ने डिसाइड किया कि वो अब इस पूरे केस के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे और उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि स्टार्टिंग में उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट से काफ़ी अलग थी, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने पहले एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक रोड ट्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। लेकिन बाद में जब वो इस केस से और डिटेल से जुड़े और इस केस को रियल में डील करने वाले DIG सांगाराम जांगीड़ से मिले और उनसे मिलने के बाद उन्हें इस केस के बारे में और भी चीज़ें पता चली, तो उनसे मिलने के बाद और इस केस से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद एच विनोद ने अपनी स्क्रिप्ट को बदलकर एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना स्टार्ट किया और इस केस से जुड़े एकदम रियल फैक्ट्स को इस फिल्म के अंदर उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की। इसलिए उस टाइम पर इस केस से जुड़े बहुत सारे लोगों से उन्होंने इस केस के बारे में काफ़ी डिटेलिंग पता की। यहाँ तक कि जिस टाइम पर यह ऑपरेशन बाबरिया देश के अलग अलग जगहों पर हुआ था, उन सारी जगहों पर जाकर फिल्म के अंदर एकदम रियल लोकेशंस और काफ़ी हद तक रियल से ही मिलते जुलते इंसिडेंट्स दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म के अंदर लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने कार्थी को अप्रोच किया और कार्थी एक बार में ही फिल्म की ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद इसके अंदर काम करने के लिए तैयार हो गए और कार्थी ने इस फिल्म के अंदर एकदम रियल पुलिस ऑफिसर की तरह दिखने के लिए YMCA कैंपस चेन्नई से रियलिटी में एकदम प्रोफेशनली पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन एकदम रियल लोकेशंस पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की कुछ रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे। और फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन बाड़मेर, जैसलमेर फोर्ट, जयपुर, जोधपुर और भुज की आसपास की लोकेशंस पर शूट किए गए थे। और फिल्म की ज़्यादातर कास्ट और क्रू तमिलनाडु की थी। इस वजह से फिल्म को राजस्थान जैसी गर्म लोकेशंस पर शूट करने में फिल्म के मेकर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और फिल्म के अंदर राजस्थान के ही बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को भी इंक्लूड किया गया था। फिल्म की ये बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने की थी, जो कि वाकई में काबिल तारीफ थी। और फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान की काफ़ी गर्म लोकेशंस पर की जानी थी। इस वजह से कार्थी की मां लक्ष्मी शिव कुमार ने फिल्म की पूरी यूनिट को प्योर कॉटन की शर्ट यूज करने के लिए रिकमेंड किया था और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर कॉटन की शर्ट्स और ड्रेस का यूज किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर रियल बाबरिया केस के ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट धनंजयन को ही फिल्म के अंदर एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की तरह ही दिखाया गया था, जिन्होंने रियल में भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद की थी। लेकिन फिल्म की स्टोरी में एक चीज़ थोड़ी बदल कर दिखाई गई थी। फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कार्थी बेसिकली तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। सांगाराम जांगड़ बेसिकली राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करते थे और सन 1985 में उनका IPS में सिलेक्शन हो जाने के बाद उनको तमिलनाडु में पोस्टिंग मिली थी। और रियलिटी में वो राजस्थान के लोकल एरियाज़ को भी काफ़ी जानते थे और उनको राजस्थानी बोलना भी काफ़ी अच्छे से आती थी। इस चीज़ को फिल्म के अंदर थोड़ी चेंज करके दिखाया गया था। लेकिन फिल्म के अंदर जो रियल केस में डकैतों के नाम थे, उनमें से 2 नाम एज इट इज यूज किए गए थे, जैसे कि गैंग लीडर ओमा बाबरिया, जिसको अभिमन्यु सिंह ने निभाया था, और भूरा बाबरिया, जिसको प्रकाश मान ने निभाया था। इसके अलावा ये फिल्म कार्थी और रकुलप्रीत सिंह की साथ में आई पहली फिल्म थी और फिल्म के अंदर कार्थी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था। और फिल्म थीरन के बाद एक टाइम पर रोहित शेट्टी जब अपनी फिल्म सूर्यवंशी के लिए काम कर रहे थे, तब उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी अफवाहें मीडिया में सामने आ रही थीं, जिनमें बताया जा रहा था
कि रोहित शेट्टी फिल्म थीरन का ही हिंदी रीमेक सूर्यवंशी के नाम से बनाने जा रहे हैं, लेकिन बाद में रोहित शेट्टी ने ही खुद सामने आकर इन सारी खबरों को एकदम झूठ बताया था। लेकिन इस फिल्म की लोगों के बीच में उत्सुकता को देखते हुए शायद बहुत ही जल्दी हमें इसका कोई ना कोई सीक्वल जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है कि और कौन से ऐसे रियल इंसिडेंट्स के ऊपर इस टाइप की फिल्म बनाई जा सकती है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म थीरन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने इस फिल्म को लगभग 3 से 4 बार तक देखा हुआ है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।